विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान का एकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे अध्ययन की शुरुआत हम एक प्रेरक कथन से करते हैं। एक अकेला परछाइयों से भी डरता है। एक अकेला परछाइयों से भी डरता है। अगर सब साथ होकर चले तो वह दुनिया को जीत सकता है। तो विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान का एकीकरण का अध्ययन करते हैं। आप मेरे साथ आगे बढ़िए। राजस्थान का एकीकरण करने से पहले कुछ तथ्यों के ऊपर अपन जानकारी लेंगे। सबसे पहली बात कि जब भारत आज़ाद हुआ तो वो समय था 15 अगस्त सन 1947। ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। राजस्थान 15 अगस्त 1947 के दिन 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित था। इस राज्य में अलग अलग जो भाग थे उनको एक करने के लिए भारत सरकार ने समस्त भारत में जो 562 रियासतें थी उनको एक करने के लिए एक रियासती विभाग का गठन किया। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई सन 1947 को किया गया और इस विभाग का जो अध्यक्ष थे वो आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी क्रम में अब हम आगे शुरुआत करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कैसे आगे बढ़ता है। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता रहा हूँ, इस तथ्य को हमको ध्यान में रखना है कि राजस्थान का एकीकरण होने में जो वर्तमान हमको जो नक्शा दिखाई दे रहा है, इसको एकीकृत होने में कितना समय लगा। तो वो समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ये तथ्य हमारी जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्तमान जो हमको राजस्थान दिखाई दे रहा है उसको बनने में कितना समय लगा। तो समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। अब 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का जो विभाजन है, क्योंकि राजस्थान का गठन एक ही दिन में नहीं हो गया, इसके कुल 7 चरण हैं। कितने चरण हैं? 7 चरण हैं। 7 चरण को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको ध्यान देना है और इनको याद करने का प्रयास भी करना है। सबसे पहला चरण हम सब नाम लिख रहे हैं, फिर हम एक एक चरण को लेकर उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो चरण है वो मत्स्य संघ के रूप में आता है। क्या नाम है? दूसरा चरण पूर्व राजस्थान, इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। पूर्व राजस्थान। तीसरे नंबर पे है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। चौथे नंबर पे वृहत राजस्थान। पांचवा संयुक्त वृहत राजस्थान। छठा चरण संयुक्त वृहत राजस्थान के साथ में सिरोही का विलय। और अंतिम चरण जो हमको वर्तमान में राजस्थान का नक्शा में दिखाई दे रहा है, उस दिन हमारा पूर्ण राजस्थान। इस प्रकार से कुल 7 चरण हमको दिखाई दे रहे हैं। अब हम एक एक चरण का अध्ययन करेंगे। इन चरणों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि जिस प्रकार घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, घड़ी कैसे चलती है आप सब जानते हो। मान लो ये मैं घड़ी बना रहा हूँ, ये छोटा काटा, ये बड़ा। घड़ी की दिशा क्या होती है चलने की? क्लॉकवाइज, ऐसे। तो हमको ये जो 7 चरण ध्यान में रखने, इन 7 चरणों को राजस्थान में हम क्लॉकवाइज लेने का प्रयास करेंगे। कुछ तथ्य हैं जो साथ में आएंगे। हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं मत्स्य संघ की। तो मत्स्य संघ को छोड़कर मैं बाकी यहाँ से हटा रहा हूँ। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। जब राजस्थान का गठन किया जा रहा था
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो रियासती विभाग के प्रमुख थे, उनके सामने एक समस्या आई कि राजस्थान जो कि राजाओं का, अलग अलग राजाओं का शासन यहाँ पे चल रहा है, उनको एकीकृत कैसे किया जाए। तो उन्होंने इसके निपटारे के लिए एक फॉर्मूला निकाला। क्या फॉर्मूला निकाला? उन्होंने फॉर्मूला निकाला कि भारत की ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो या उनकी वार्षिक आमदनी 1 करोड़ से ज़्यादा हो, वो अपना अस्तित्व अलग से रख सकती है, बाकी रियासतें अपना अस्तित्व अलग नहीं रख सकती है। तो इस चरण में राजस्थान में सिर्फ बड़ी जो रियासतें थी, जिनका नाम है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, इनके अतिरिक्त कोई भी रियासत इस शर्त में अपना प्रावधान नहीं रखती थी। एकीकरण के प्रयास किए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें अथक प्रयास किया और उसी क्रम में सबसे पहले राजस्थान के पूर्वी भाग में 4 महत्वपूर्ण रियासतें थी, जिसको हम एक सूत्र के माध्यम से याद करेंगे, ए, बी, सी और डी। क्या सूत्र रहेगा हमारा? ए, बी, सी और डी। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसके अलावा हमारे जो 3 ठिकाने हैं जब राजस्थान स्वतंत्र हुआ भारत के साथ, तो 3 ठिकाने कौन से थे, उसके लिए हमने एक सूत्र बनाया है। वो सूत्र है न, क और ल। न से तात्पर्य क्या है? निमराना। क से कुशलगढ़, ल से लावा। निमराना जो ठिकाना था वो तात्कालिक अलवर रियासत के साथ सम्मिलित था। कौन सी रियासत के साथ था? अलवर। तो प्रथम चरण में मध्य संघ बनते समय अलवर के साथ में निमराना और भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन चारों ने एक संघ बनाने का विचार किया। यह संघ बनता है और संघ का जो नामकरण मत्स्य संघ रखा गया वो आदरणीय के मुंशी के विचार पर रखा गया। उन्होंने ये सुझाव दिया था कि मत्स्य संघ नाम रखा जाए। क्यों रखा जाए? क्योंकि जनपद महाजनपद काल में राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मत्स्य राज्य कहा जाता था, ये उसका एक भाग था। इसलिए यहाँ पर सुझाव दिया गया कि इस भाग का नाम क्या रखा जाए? मत्स्य संघ। तो ये नाम मत्स्य संघ रखा गया। किसके सुझाव पर रखा गया? के एम मुंशी, इनके सुझाव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया। पहली बात हो गई। अगली बात कि जब चारों एक हो गए तो सुविधा के लिए उस समय राज प्रमुख बनाए गए। राज प्रमुख बनाए गए जिनका नाम था उदयभान सिंह। उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए शोभा राम कुमावत। और ये दिन था, किस दिन मत्स्य संघ का गठन किया गया? तो वह दिन था 18 मार्च 1948। इस प्रकार मत्स्य संघ अस्तित्व में आता है। अब इस मत्स्य संघ का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री एन.वी. गाडील को आमंत्रित किया गया और उन्होंने इसका उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री एन.वी. गाडगिल, श्रीमान नरहरि विष्णु गाडगिल। इस प्रकार हमारा मत्स्य संघ पूरा होता है। मत्स्य संघ के अध्ययन के पश्चात हम जो अध्ययन आपको मैंने बताया कि क्लॉकवाइज है। तो पहला जो चरण है, नंबर 1 मत्स्य संघ। मत्स्य संघ के बाद में अब हम दूसरे चरण पर जाएंगे और जो दूसरा चरण आता है, क्योंकि घड़ी ऐसे चलेगी तो हम सेकंड पार्ट में इस क्षेत्र पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। राजस्थान के सेकंड चरण में हमने नामों की जो श्रृंखला पढ़ी थी, उसमें नाम जो था पूर्वी राजस्थान संघ। क्या नाम दिया था? पूर्व राजस्थान संघ। राजस्थान का पूर्वी भाग है,
पूर्वी भाग के जो राज्य हैं, जो रियासतें थी, उसमें एकीकरण के लिए एकत्रित होती है। पूर्वी भाग में एक सूत्र यहाँ पर अपन बनाते हैं, वो आपको याद भी रखना है। कुकी बाबू झाड़ू को प्रसाटो, यह हमने सूत्र बनाया। इस सूत्र के माध्यम से पूर्वी राजस्थान संघ में 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल था, वो नाम इस सूत्र के माध्यम से स्पष्ट हो जाएंगे। एक एक नाम हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। सबसे पहले कू से कुशलगढ़, और ये कुशलगढ़ ठिकाना था। कुशलगढ़ ठिकाना वर्तमान के बांसवाड़ा में स्थित था। कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान के नक्शे में बांसवाड़ा रियासत में आता था। उसके बाद की यहाँ पर 9 नाम और हैं, और ये 9 रियासत हैं। सबसे पहले किशनगढ़, बा से बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। आप देखिए, कुशलगढ़ तो ठिकाना है, उसके बाद किशनगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। ये 9 रियासतें मिलकर एक संघ बनाती है, जिसको हम बोलते हैं पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ को हम यहाँ पर नक्शे में भी देखने का प्रयास करते हैं। टोंक, झालावाड़, कोटा, बूंदी, प्रतापगढ़, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यह लगभग मिलकर पूर्वी राजस्थान संघ बनाता है। पूर्वी राजस्थान संघ की जो 9 रियासतें हैं, इनका गठन का जो दिन है वो है 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 इस दिन ये संघ अस्तित्व में आता है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि साथ के साथ में मेवाड़ रियासत को जोड़ने का भी प्रयास चल रहा था, लेकिन इस दिन तक मेवाड़ रियासत इसमें नहीं जुड़ पाती है। 25 मार्च 1948 का दिन पूर्वी राजस्थान संघ के राज प्रमुख बनाए गए कोटा के नरेश भीम सिंह जी। पूर्वी राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया श्रीमान गोकुल लाल आसावा। पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटन करने के लिए पूर्व की भांति केंद्रीय मंत्री एन.वी. गाडगिल को बुलाया गया और उनके कर कमलों से पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटन होता है। इस प्रकार हमने 2 चरण पढ़े हैं। इसी क्रम में अब हम तीसरा चरण पढ़ेंगे। तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान पूर्वी राजस्थान संघ में जब मेवाड़ रियासत शामिल हो जाती है, यहाँ पर आपकी मेवाड़ रियासत है, तो पूर्वी राजस्थान संघ में जब मेवाड़ रियासत शामिल हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान बनने से पहले मेवाड़ नरेश महाराणा भूपाल सिंह जी, उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी। ये शर्तें हमारे लिए ध्यान में रखने के लिए ज़रूरी है। मेवाड़ रियासत ने शर्त रखी पहली कि मेवाड़ के महाराणा इस संघ के आजीवन राज प्रमुख रहेंगे, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त, मेवाड़ के महाराणा को प्रीवी पर्स के रूप में 20 लाख रुपए दिए जाएं। और तीसरी महत्वपूर्ण शर्त, मेवाड़ को संयुक्त राजस्थान संघ की राजधानी बनाया जाए। ये 3 बातें इसमें
महाराणा की तरफ से मांगी गई थी। इन 3 बातों पर विचार करते हुए रियासती विभाग ने उनकी बातें मानी। शर्तें किस प्रकार पूरी की गई, ध्यान से सुनना। पहली शर्त, मेवाड़ के महाराणा को संघ का आजीवन राज प्रमुख माना गया, लेकिन यह पद उनकी मृत्यु के पश्चात समाप्त हो जाएगा। इससे तात्पर्य यह हुआ कि वंशानुगत नहीं रहेगा। दूसरी शर्त जो उन्होंने 20 लाख रुपए की डिमांड की थी, उसको इस प्रकार से पूरा किया गया कि महाराणा को प्रीवी पर्स के रूप में 10 लाख रुपए दिए गए। इसके अतिरिक्त 5 लाख रुपए धार्मिक कार्यों के लिए और 5 लाख रुपए गरीबों में दान देने के लिए, राज्य में विकास कार्यों के लिए, सेवा के लिए, इस प्रकार से उनको दिए गए और ये मांग भी उनकी पूरी की गई। तीसरी जो मांग थी मेवाड़ को राजधानी बनाए रखने की, वो मांग स्वतः ही बहुत सरलता से स्वीकार कर ली गई। सिर्फ उसमें एक बात और जोड़ी गई कि एक वार्षिक जो अधिवेशन होते हैं उसमें एक अधिवेशन कोटा में रखा जाएगा। जब ये शर्तें पूरी हो जाती है तो मेवाड़ रियासत पूरी राजस्थान संघ में सम्मिलित हो जाती है और हमको संयुक्त राजस्थान बनाने का कड़ी में आगे काम होता है। संयुक्त राजस्थान के गठन का जो दिन था वो है 18 अप्रैल 1948। तो विद्यार्थियों, पूर्वी राजस्थान, मत्स्य संघ और संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान के पूर्व भाग में है, तीनों का गठन सन 1948 में हो रहा है। ये हमको बात समझ में आ रही है। 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948। संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख बनाए गए मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी। प्रधानमंत्री बनाए गए मेवाड़ के ओजस्वी नेता जो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे थे, माणिक्यलाल वर्मा। अब संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करने के लिए भारत सरकार की तरफ से उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं और संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करते हैं। इस प्रकार से राजस्थान के एकीकरण के 3 चरण पूरे होते हैं। अब हम चौथा चरण पढ़ेंगे। चौथा चरण जिसका नाम है वृहत राजस्थान। आप देख सकते हैं कि मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान और संयुक्त राजस्थान के बाद में एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी बाकी था और ये बड़ा जो क्षेत्र था इसमें 4 बड़ी रियासतें थी। 4 बड़ी रियासतें थी जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। यहाँ पर जयपुर के साथ में एक ठिकाना भी है जिसका नाम है लावा। कौन सा ठिकाना है? लावा ठिकाना। वर्तमान में लावा टोंक जिले में आता है, लेकिन जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तब यह जयपुर रियासत का एक भाग था। तो 3 जेब और एक बी। ये जेब बहुत बड़ी है। जेब, इस जेब में 3 तो जे है और एक बी है। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, इनका गठन होता है। और जब ये चारों भाग, मुख्य बड़े भाग इस भाग में मिल जाते हैं तो आप देखिए जो वर्तमान राजस्थान है लगभग हमको नज़र आने लगता है। और ये जो दिन था ये था 30 मार्च 1949। वर्तमान राजस्थान का लगभग बड़ा रूप हमको 30 मार्च 1949 को दिखाई देने लग गया। इसीलिए 30 मार्च 1949 से 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाने लगते हैं। और आज भी हम प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। इसके गठन के पश्चात पुनः नए राज प्रमुख बनाए गए, प्रधानमंत्री बनाए गए। पूर्व में शर्त रखी गई थी कि मेवाड़ के नरेश भूपाल सिंह जी महाराजा प्रमुख रहेंगे
तो इसी क्रम में महाराज प्रमुख बृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख रखे गए भूपाल सिंह जी, राज प्रमुख बनाया गया जयपुर रियासत के शासक मान सिंह जी, और प्रधानमंत्री के रूप में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बनाया गया। इस चरण के मुख्य बिंदु बृहत राजस्थान गठन 30 मार्च 1949। इस दिन राजस्थान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। महाराज प्रमुख बने भूपाल सिंह जी, राज प्रमुख बनाया गया मान सिंह जी और प्रधानमंत्री बने हीरालाल शास्त्री। इस चरण के बाद में हीरालाल शास्त्री आगे के चरणों में भी प्रधानमंत्री रहते हैं और महाराज प्रमुख और राज प्रमुख का क्रम भी यही रहता है। चौथे चरण के पश्चात अब हम पांचवें चरण पर जाएंगे। पांचवा चरण, पहला मत संघ, दूसरा पूर्वी राजस्थान संघ, तीसरा संयुक्त राजस्थान और चौथा बृहत राजस्थान। अभी तक पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और बृहत राजस्थान आपस में जुड़ते जा रहे थे, लेकिन मत्स्य संघ अलग था। मत्स्य संघ को शेष राजस्थान में जोड़ने हेतु एक समिति बनाई गई और उस समिति की अध्यक्षता करी थी शंकर राव देव ने। शंकर राव देव समिति की सिफारिशों पर मत्स्य संघ को शेष राजस्थान में जोड़ा गया। तो पांचवा चरण जो बनता है, जिसका नाम है संयुक्त बृहत राजस्थान। संयुक्त बृहत राजस्थान में चौथा चरण प्लस पहला चरण, चौथा चरण बृहत राजस्थान और पहला चरण मत्स्य संघ, दोनों को जोड़ दिया तो पांचवा चरण बन गया। और ये पांचवा चरण किसकी सिफारिश पर बना था? शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर। इस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को शेष राजस्थान से जोड़ा गया और ये दिन था 15 मई 1949। तो विद्यार्थियों, 3 चरण 1948 में हुए, चौथा और पांचवा चरण 1949 में। चौथा चरण बृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 और पांचवा चरण संयुक्त बृहत राजस्थान 15 मई 1949। इस प्रकार 5 चरण पूरे होने पर राजस्थान का वर्तमान स्वरूप हमको स्पष्ट नजर आने लग गया। छठा चरण, यहाँ पर एक समस्या आ रही थी। इस समस्या के ऊपर हम पहले चर्चा करते हैं। सिरोही का प्रश्न आप मानचित्र में देख सकते हैं। सिरोही जो भाग है वो राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात की सीमा के एकदम नज़दीक है। चूँकि सिरोही में माउंट आबू आता है, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है, अच्छा क्षेत्र है। तात्कालिक राजनीतिज्ञों ने सिरोही को गुजरात राज्य में मिला दिया था। सिरोही में हाथल गांव से, गांव का नाम है हाथल, और हाथल गांव में हमारे एक नेता थे जिनका नाम है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थल सिरोही राज्य में हाथल गांव में था और उन्होंने राजस्थान के स्वतंत्रता संघर्ष में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था। जब हाथल भाई का गांव और सिरोही गुजरात में चला जाता है तो स्थानीय जनता जो है वो चिंतित होती है और इसका विरोध करने लगती है। यह बात सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहुंचती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस पर विचार करते हैं। एक हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में एक दल पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास भी जाता है और उनसे निवेदन करता है कि बिना गोकुल भाई भट्ट के राजस्थान संभव नहीं है। इस पर बड़ी चतुराई से सरदार वल्लभ भाई पटेल स्थानीय नेताओं की बात को स्वीकार करते हैं और सिरोही का विलय राजस्थान में करते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक चतुराई दिखाई।
सिरोही के दो बड़े और महत्वपूर्ण क्षेत्र, पहला देलवाड़ा और दूसरा आबू, इन दोनों को छोड़कर शेष सिरोही राजस्थान को सौंप दिया जाता है। और ये दिन था 26 जनवरी सन 1950। 26 जनवरी 1950 को शेष राजस्थान में सिरोही का विलय कर दिया गया और इस विलय में देलवाड़ा और आबू का क्षेत्र शामिल नहीं था। देलवाड़ा और आबू अभी भी गुजरात के ही भाग थे। इस पर स्थानीय नेतृत्व असंतोष महसूस करते हैं और इस शिकायत को दिल्ली तक ले जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने जब ये बात जाती है तो वह इस विषय को राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत रख देते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग इस पर विचार करता है और इस प्रश्न पर कि देलवाड़ा और आबू कहाँ शामिल किए जाएं, क्या राजस्थान में किए जाएं या गुजरात में। 1 नवंबर 1956, वर्तमान जो हमारा राजस्थान हमको दिखाई दे रहा है, जिसको हम संपूर्ण राजस्थान या पूर्ण राजस्थान या वर्तमान का राजस्थान बोलते हैं, 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर आबू व देलवाड़ा जो सिरोही भाग में शामिल नहीं किए गए थे उनको राजस्थान में शामिल कर दिया जाता है। अब हमको सिरोही प्राप्त हो गया पूर्ण रूप से, प्लस देलवाड़ा और आबू क्षेत्र। इसके अलावा अभी तक एक बड़ा भाग बीच में छूट रहा है और वो क्षेत्र है अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में था और वहाँ पर हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में सरकार काम कर रही थी। अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र भी 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में सम्मिलित कर दिया जाता है। तो जो सातवां और अंतिम चरण है 1 नवंबर 1956 सिरोही की देलवाड़ा और आबू क्षेत्र को जोड़ना और साथ में अजमेर और मेरवाड़ा को भी राजस्थान में शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार बच्चों इन 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। अब कुछ तथ्य हैं जो हमको ध्यान में होने चाहिए राजस्थान के एकीकरण से संबंधित। अंतिम चरण में ही 2 महत्वपूर्ण नाम है, सुनेल टप्पा और सिरोंज। 2 नाम है, सुनेल टप्पा और सिरोंज। सुनेल टप्पा जो क्षेत्र है राजस्थान के पूर्व में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सुनेल टप्पा गांव स्थित था, लेकिन वहाँ पर आवागमन की समस्या हो रही थी, प्रशासन की समस्या हो रही थी, तो सुनेल टप्पा को राजस्थान में शामिल कर दिया जाता है। और राजस्थान में कोटा का एक क्षेत्र है सिरोंज क्षेत्र, और उस सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश को दे दिया जाता है। तो 2 नाम यहाँ पर और आ रहे हैं, मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा, छोटे छोटे गांव ही है, राजस्थान में शामिल हुआ, और राजस्थान से कोटा का गांव सिरोंज, ये कहाँ चला गया? मध्य प्रदेश। इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण जो 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ वो 1 नवंबर 1956 को जाकर पूर्ण होता है। और ये जो समय लगा वो था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ये महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम 1 बार 2 बार करते हैं तो हमारा राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। इससे संबंधित कुछ और छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान में 1 नवंबर 1956 तक हमने पढ़ा राज प्रमुख और प्रधानमंत्री 2 शब्द चल रहे थे। 1 नवंबर 1956 के बाद से राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता है और राज्यपाल का पद स्वीकृत किया जाता है। हमारे राजस्थान के
पहले राज्यपाल माननीय गुरुमुख निहाल सिंह थे। इसी क्रम में महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको पुनः शुरू से लेकर अभी तक रिवीजन के रूप में बताना चाहता हूं कि 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में राजस्थान का एकीकरण, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश को आपस में जोड़ा गया। इनके जुड़ाव करने के बाद में वर्तमान राजस्थान का जो प्रशासनिक स्वरूप हमको नज़र आ रहा है वो 1 नवंबर 1956 से होता है। तो बच्चों, अगले अध्ययन में पुनः हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।